Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today is the interactive edition of Market Mantra, so we'll be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इतना ध्यान रखें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 एसटीडी कोड लगाना न भूलें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद कोहली जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार विशाल, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वी रवि कुमार। The domestic equity benchmarks ended the week with strong gains. Sensex closes above the 56,000 marks. Nifty settles above the 16,700 level on the last trading day of this week. And Reserve Bank of India has imposed restrictions, including on withdrawals, on 4 cooperative banks. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 56,000 और निफ्टी 16,700 के स्तर से ऊपर हुए बंद। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन बैंकों से राशि निकालने पर प्रतिबंध लगाया। The domestic equity benchmarks ended the week with strong gains. Positive global cues and reversal in foreign fund selling in the Indian market boosted the sentiments. The key indices logged gains in all 5 trading sessions of the week. The Sensex closed above 56,000 points. The Nifty settled above the 16,700 mark. In the week ended yesterday, the Sensex gained 2,311 points or 4.3% to settle at 56,072. The Nifty index advanced 670 points or 4.18% to settle at 16,719. The broader market at the BSE mid-cap rose 3.53% and the small cap gained 3.86%. So, Sharad, we have the first caller of this edition live with us, Prakash from Delhi. Prakash, welcome to Market Mantra. Please put your question. नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। नमस्कार। कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश सर मेरे को छोटी सी बात एक पूछनी है। इनकम टैक्स रिटर्न में जी एक बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं जी। मैंने वाइफ की रिटर्न भरी, उसमें एक ही बैंक लिखा, हालांकि उनके 3 बैंक अकाउंट हैं। तो क्या वो मेरी रिटर्न गलत होगी? क्या मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी या उसी रिफंड है उनका, उसी के लिए रिफंड के लिए मैंने किया था? नहीं, उसी से काम चल जाएगा प्रकाश जी। आप एक कोई अकाउंट भर दें, उसमें मुख्यतः उसको रिफंड के लिए माना जाता है। आप जानते हैं कि आजकल जो AIS और 26AS जो AIS नया शुरू हुआ है, तो बड़ी जादुई चीज टैक्स पेयर्स के साथ हो रही है। वो ये कि जब वो अपना AIS खोलते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी जानकारी, वो आपके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट जो शायद आप भी ध्यान ना देते हो, पर वो सिस्टम उसको उठा लेता है। आपने जितने ट्रांजैक्शंस किए वो उठा लेता है। तो लोग हैरान होते हैं, यार ये कहां से पता लगा इनको। पहले लोग उसको छुपाने की कोशिश करते थे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग छुपाने की चेष्टा करते हैं, तो अब तो अपने आप ले लेता है। तो ये जो प्रकाश जी बैंक की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, सिर्फ आपके रिफंड, जिससे कि ठीक बिल्कुल सही भरिएगा, वरना बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि हमारे रिफंड नहीं आ रहे हैं। और रिफंड एक मुख्य कारण यह है कि बैंक की डिटेल, और ये भी ध्यान रखिएगा कि बैंक ऑपरेटिव हो, मतलब बैंक आपका ये ना बहुत दिन से सुस्त पड़ा है और सो गया है और फिर वो उसमें पैसा बाउंस हो जाता है।
तो बिल्कुल आप उसमें भरिए और रिफंड आएगा तो हमें खबर जरूर दीजिएगा, हमें भी खुशी होगी। Does he have to refile his return because he says he has given only details of one account and his wife has 3 accounts? तो क्या इन्हें रीफाइल करना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा प्रकाश जी इस कारण से आपको रीफाइल करने की जरूरत है। आप इंतजार करिए, रिफंड की आइए। मैं तो कह रहा हूँ रिफंड आएगा तो हमें बताएंगे। जो मैं तो लड्डू भी कभी कभी मांग लेता हूँ, जब रिफंड आए तो खबर दीजिएगा जी। जी, दिल्ली से एसएल गुप्ता जी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर नमस्कार। जी, नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे को सोवरन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड सवाल पूछना है। पिछले साल आप लोगों की एडवाइस के लिए बाद मैंने सब्सक्राइब करा था, तो उसका जो और मेरा इंटेंशन है कि मैं पूरे 8 साल या जितना भी मैक्सिमम पीरियड है उसको ले सकूं ताकि मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन भी अवेल कर सकूं। उसका सवाल ये है कि जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट आता है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है? वो टैक्स फ्री तो नहीं है क्या टैक्स फ्री है? थैंक यू। देखिए, जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है गुप्ता साहब, वो इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है, कैपिटल गेन माफ है, पर उस पर जो ब्याज आ रहा है वो आपको दिखाना पड़ेगा। आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएं। और अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि गोल्ड की प्राइसेस अभी गिर गई हैं, तो आपको मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि आप जिससे आपको और प्रसन्नता मिलेगी कि ये एक टेम्परेरी डाउनफॉल आया है गोल्ड में, और 8 साल में तो आपके बॉन्ड की वैल्यू बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप दिखाएं। कैपिटल गेन जो होगा आपको गुप्ता साहब वो माफ होगा, ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। बहुत थोड़ा सा ही आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादा भार इसका नहीं पड़ेगा। तो शरद जी, अगर कोई 8 साल होल्ड करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो वो कैपिटल गेन्स माफ है, मगर अगर बीच में सेकेंडरी मार्केट में बेच देता है और कैपिटल गेन्स होते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो बीच में देखिए, जो गोल्ड को होल्ड करने का पीरियड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो 3 साल का है। तो 3 साल बाद अगर आप बेच रहे हैं, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड कुछ नहीं, गोल्ड के एक सब्स्टिट्यूट है, तो जो नियम गोल्ड पर लागू होते हैं वही बॉन्ड्स पर भी। तो 3 साल बाद अगर आप बेचते हैं तो कोई कैपिटल गेन आप पे नहीं लगेगा। अमित हैं साहिबाबाद से। अमित, वेलकम टू मार्केट मंत्र। प्लीज पुट योर क्वेश्चन। मार्केट मंत्र सर, मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूं, तो मैं अपना आईटीआर फाइल करा था अभी फाइनेंशियल ईयर का, ये का। उसमें मेरा एक क्वेश्चन ये कि मैं फुल ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है जी। तो बट लेकिन वो टोटल जो अमाउंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल वो 1 लाख से कम है जी। अब ये है कि मेरे कुछ जब मैं फाइल कर रहा हूँ तो वो उसमें मेरा ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आपका कैपिटल प्रीवियस ईयर का कुछ लॉसेस दिखा रहा है कि आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कुछ लॉसेस दिखा रहा है जी। वो जब मैं सेट ऑफ करता हूँ तो वो मेरा सेट ऑफ हो जाता है, मतलब जैसे मेरे 75,000 बन रहा है तो वो सेट ऑफ होकर मतलब सेटअप हो जाता है वो। और जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो वो सेट ऑफ में मतलब 71,000 माइनस दिखाता है मेरे टोटल इनकम में से। बट लेकिन सर मेरा ये है कि मेरा जब 1 लाख से कम बन रहा है तो 1 लाख से कम तो वैसे भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ टैक्स पे करने के लिए लॉन्ग टर्म। तो फिर मेरा सेट ऑफ में तो मेरा ये है कि पुराना वाला जो लॉसेज है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर मेरा इसमें वो नुकसान नहीं है। फिर मतलब नेक्स्ट ईयर अगर मैं कोई ट्रेडिंग करूंगा उसमें हो माइट भी अगर मैं उसमें लॉस हूँ तो मैं चाहता हूँ उसमें एडजस्ट हो, मतलब इसमें एडजस्ट ना हो मेरा। अमित जी, मुझे समझ में आ गया कहाँ ये गलती हो रही है। देखिए, आपकी जानकारी को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। आपकी जानकारी अच्छी है। 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अमित जी माफ नहीं है। तो क्योंकि आप दोनों को एक साथ लेके कर रहे हैं तो इसलिए वो आपको उसको सेट ऑफ करके और उसको लॉस दिखा रहा है। आप जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका नॉर्मल इनकम की तरह उसमें जाके जुड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिकली टैक्सेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है। तो आप इसको ठीक करके देखिए और दोबारा ट्राई करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको त्रुटि उसमें दिख रही है या जो एनॉमली दिख रही है वो ठीक निकल के आ जाएगी। जी, दिल्ली से एक और कॉलर भारत भूषण फोन लाइन पर है। हेलो जी भारत जी, सवाल पूछिए अपना। जी, सभी को नमस्कार है सर। नमस्कार। कोहली सर से मेरा 2 प्रश्न है सर जी। एक तो ये, क्या सर आपको लगता है कि हमारे देश में एक और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की जरूरत है? दूसरा यह कि जब हमारे देश बायोलेटरल यानी 2 पक्षीय मुद्दों पे बातचीत होती किसी भी देश से, अमेरिका हो, इजराइल हो, अन्य देश से, तो सर कृषि प्रौद्योगिकी के ऊपर क्यों हम ज्यादा फोकस नहीं करते? हालांकि हमारे वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है सर, परंतु और भी इजराइल जैसे देश हैं, ब्राजील जैसे देश हैं, उनकी जो खेती की तकनीक है हम उनको अडॉप्ट करके क्या वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं? धन्यवाद सर। भारत भूषण जी, आपने पहला पूछा कि क्या हमें हरित क्रांति की जरूरत है, तो ये प्रश्न तो जब उठता है जब हरित क्रांति यहाँ नहीं चल रही हो। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं जहाँ आपको हरियाली नहीं दिखती। मुझे तो एक कहावत होती है, सावन के अंधे को हरियाली नजर आती है, और आजकल सावन चल रहा है
मुझे तो चारों तरफ हरियाली नजर आती है, मुझे तो स्टूडियो में भी हरियाली नजर आ रही है। हरित क्रांति तो बिल्कुल भारत में है। मुझे लग रहा है पेड़ लगाने का कार्यक्रम, ग्रीन बेल्ट बनाने का कार्यक्रम, जितने भी सरकार इंडिया में मेट्रोपॉलिटन एजेंसीज हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सबके टॉप 10 एजेंडाज में ग्रीनरी रहता है, या जो आप हम कहें कि पेड़ लगाना है, पौधे लगाना है, हरियाली को बढ़ाना है, जंगल का एरिया बढ़ाना है। हर जितने भी बड़े छोटे सब शहर हैं, तो हरित क्रांति तो चल रही है। हरित क्रांति कोई एक विशेष हम नाम दे दें उसको, पर हमें तो मतलब तो हरियाली देखने से है ना भारत भूषण, हरियाली दिख रही है तो हरित क्रांति है। दूसरा आपने पूछा कि बायलैटरल डिस्कशन जब दो देशों का होता है तो उसमें कृषि को नहीं रखा जाता है। अब मैं पहले ही आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप उस बायलैटरल डिस्कशन में कहां मौजूद रहते हैं, क्योंकि मुझे तो आप कहीं बैठे हुए दिखते नहीं भारत भूषण जी। जो आपको ये प्रिवी है, ये जो डायलॉग, देखिए जितने भी जब भी कोई बायलैटरल डायलॉग होता है तो उसमें एक एजेंडा सेट किया जाता है। मान लीजिए बायलैटरल ट्रेड की बात करनी है, डिफेंस से रिलेटेड बात करनी है, कोई सोशल कॉज पे बात करनी है, किसी कानूनी पे बात करनी है, तो उसमें जहां जब एजेंडा एग्रीकल्चर का सेट किया जाता है तो वहां कृषि से अवश्य, इनफैक्ट आप जो वैज्ञानिकरण देख रहे हैं भारत में कृषि का, ये बहुत आउटकम है बहुत सारे बायलैटरल डिस्कशंस का। हमने बहुत सारे देशों से जितना हम सीख सकते हैं, और देखिए हम उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके काम करने के कृषि क्षेत्र के तौर तरीकों को ऐसे के ऐसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे देश का मौसम फर्क है, हमारे देश की मिट्टी फर्क है, हमारे देश के किसानों का प्रोफाइल फर्क है। हम एक कृषि प्रधान देश हैं, बाकी जो विकसित देश है वो कृषि प्रधान नहीं है। तो इसलिए बात जरूर होती है। आपको ये कैसे पता लगा कि बात नहीं होती? अगर ये तो आप बताइएगा, आप किस बायलैटरल ट्रेड टॉक में साथ में बैठे थे तो फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। पर आप निश्चिंत रहें, बात होती है और भारतीय कृषि क्षेत्र बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। कमियां देखिए सब क्षेत्रों में होती हैं, पर भारत सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है कि उन कमियों को दूर किया जाए। Gautam Saxena from Delhi is online with us. Gautam, welcome to Market Mantra. Please put your question. Thank you everyone. Sharath ji, सज्जन ने क्वेश्चन पूछा कि कृषि से रिलेटेड बायलैटरल डिस्कशन होते हैं या नहीं होते हैं। एक्चुअली होते हैं, इजराइल के साथ हुआ है, ड्रिप इरिगेशन हमने इजराइल से अपनाया है, डिस्कशन होते हैं, तो दैट इज ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट, माय क्वेश्चन इज पर्टिकुलर रिगार्डिंग अबाउट दैट we became investor once we start earning and saving and then investing in something in the profitable venue. But we being a customer from since the birth, by our birth, right? अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन कंपनीज को हम बाय कस्टमर एंड बाय कस्टमर प्लस इन्वेस्टर सॉर्ट में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसी कंपनीज जो कि फूड की डिलीवरी करती हैं या डिजिटल वॉलेट की, फिर कैब एंड टैक्सी सर्विसेज की कंपनी। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले डिस्काउंट देती थी, रिबेट देती थी, स्कीम्स लाती थी, तो उससे इनको नुकसान होता था और इनका प्रॉफिटेबल और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब ये इनकी सर्विसेज भी गिर रही हैं, क्वालिटी भी गिर रही है, और ये मतलब सर्विसेज के चार्जेस महंगे हो गए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अभी भी डाउन है। ये इस तरह के स्टॉक्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये मेरे और मेरे ऐसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अच्छा खासा What's your question? How this organization and when this organization going to perform well, become profitable, midterm or long? So he doesn't like startups too much. He's saying when will they become profitable? Gautam, first of all, thank you for supporting me in Mr. Bharat Bhushan's reply. You said that is true. मैं झूठ तो यहाँ कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आकाशवाणी पे हूँ और झूठ बोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। पर धन्यवाद, आपने मुझे सपोर्ट किया। दूसरा आपने पूछा कि देखिए इसकी कोई जनरल बात गौतम नहीं की जा सकती। आपने देखिए हम यहाँ कंपनीज का नाम नहीं लेते हैं, तो अगर नाम लेते होते तो मैं आपको स्पेसिफिक बताता, पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी सर्विसेज में आपको कमी दिख रही है तो मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूं कि हाल में पिछले 1 साल में ज्यादातर कंपनियों ने अपनी कॉस्ट कट करने की प्रयास किया है, क्योंकि कोविड की वजह से सबकी जो बॉटम लाइन्स हैं वो प्रेशर में आई, टॉप लाइन्स प्रेशर में आई, और कई लोगों को नौकरियां भी गंवानी पड़ी, उनकी तनख्वाहें कट की गई। सारे विश्व में ये हालात थे, भारत में ही नहीं। तो इसकी वजह से कुछ स्टार्टअप्स को संकट आया, और आपको अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स अब भारत सरकार ने बना रखा है, वहां पर ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ घुसजाती हो रही है तो आप ले जा सकते हैं। पर जहां तक बात है कब सुधरेंगे, मुझे लग रहा है जैसे जैसे इनका रेवेन्यू सुधरेगा, जैसे जैसे इनके ग्राहक बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनको और इन्वेस्टर्स मिलेंगे और धन मिलेगा, इनकी सर्विसेज में सुधार दिखाई देगा। बहुत सारे गौतम जी ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो कि जीते ही इन एप्स के सहारे, इन स्टार्टअप्स के सहारे, उनका तो तीनों वक्त का खाना, आना जाना सब इन्हीं के सहारे चलता है।
उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं दे स्वेयर बाय देम। तो ऐसे भी बहुत सारे हो सकता है कुछ। देखिए, सब कस्टमर्स तो संतुष्ट नहीं रहते। हमें खेद है अगर आपको दिक्कत हुई है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, पर उम्मीद हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हम आशावादी रहते हैं कि आने वाले समय में इनकी सर्विसेज का सुधार हो। पर कोई विशेष दिक्कत हो तो आप इसकी कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। And our regular caller Ratnakar from Mumbai is online with us. Ratnakar, welcome to Market Mantra. Please put your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा एक पहली कंप्लेंट है आपके बारे में कि लास्ट 2-3 फ्राइडेज व्हेन आई वाज गिविंग कॉल, बट किसी ने भी उठाया नहीं। तो क्या उसके बारे में थोड़ा सोचिए। और 2 सवाल है मेरे कि विंडफॉल टैक्स ये क्या है, और दूसरा सवाल है कि अभी एलपीजी की भी प्राइस बढ़ गई, 1000 के ऊपर ये हो गया। तो जैसी ऑयल की प्राइस फिक्स होती है हर महीना, वैसा एलपीजी में ही डिसाइड किया है क्या कि हर महीना वो प्राइस बढ़ेगी क्या कम हो जाएगी? लेकिन अभी जब टैक्स ऑयल बढ़ गया तो भी बढ़ती है, ऑयल कम हो गया तो भी एलपीजी प्राइस बढ़ रही है, तो उसका रीजन बताइए। चलिए रत्नाकर जी, आपका जो पहला वाला डाउट था, हालांकि ये तो रवि और विशाल को देना, पर उनकी इजाजत से मैं ही उनकी तरफ से जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे कॉलर्स होते हैं रत्नाकर जी, कभी कभी सब कॉलर्स को एंटरटेन करना कठिन हो जाता है। और शरद जी, यहाँ ऐड कर दूं कि उन्होंने फ्राइडे का जिक्र किया था। हमारे कॉल सिर्फ सैटरडे, संडे और मंडे को होते हैं। मेरे ख्याल ये सैटरडे को गलती से फ्राइडे बोल गए होंगे, क्योंकि बहुत पुराने हमारे बड़े माननीय श्रोता हैं। रत्नाकर जी, कभी कभी एक लाइन खराब होती है, तो अगर आप उसे कॉल करते रहे तो रिंग जाएगी उसमें, तो हो सकता है उस दिन वो नंबर खराब हो। ये हो सकता है, तो आप और नंबर्स भी ट्राई करें। विंडफॉल टैक्स का आपने पूछा। विंडफॉल टैक्स होता है रत्नाकर जी, जब किसी कंपनी को कोई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की वजह से, किसी पॉलिसी की वजह से कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि उसको एकदम से बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है, असाधारण तौर पर प्रॉफिट हो जाता है। हमने देखा कि अभी पीछे विंडफॉल टैक्स लगाया, शायद उसी के संदर्भ में आप पूछना चाहते हैं, तो ऑयल से संबंधित, क्योंकि ऑयल की प्राइस एकदम बढ़ गई थी, कहां $70 चलती थी और एकदम से वो $130-135, उसके बाद भी $100 से ऊपर निरंतर बनी हुई है। तो उनको, सरकार को लगा कि इनको विंडफॉल टैक्स हो रहा है, तो सरकार ने उस पर टैक्स लगाया, पर उसका हर 15 दिन में उसका रिव्यू भी किया जा रहा है उसको, कि जब ये कीमत घटेगी, क्योंकि कीमत बढ़ने की वजह से। तो विंडफॉल टैक्स प्रिंसिपली आप अगर परिभाषा के रूप में समझना चाहते हैं, तो वो ये होता है कि जब अचानक किसी को किसी परिस्थिति की वजह से प्रॉफिट होता है, तो उस पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है कि उसमें सरकार को भी वो हिस्सा दें, क्योंकि उनको इसका लाभ हो रहा है। एलपीजी प्राइस आपने कहा, एलपीजी प्राइस देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ी हुई हैं, और एलपीजी प्राइस और सरकार ने पेट्रोलियम के जितने भी पदार्थ हैं, जो देश में 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है सरकार द्वारा, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, कितनी सारी वेलफेयर योजना है, आयुष्मान भारत है, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग है। मेरे ख्याल मैं फेरिस गिनाऊं तो बाकी का कार्यक्रम उसी में निकल जाएगा। तो सरकार ने इसको एक रेवेन्यू यहां से जनरेट किया, इस पैसे का प्रयोग देश के विकास में लगाया जा रहा है। पर इसकी जो कीमत है, ये ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस बहुत बढ़ जाती है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसकी कीमत में फिर फेरबदल किया जाता है। जी, अभिजीत जोशी हैदराबाद से सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी, अभिजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत। जी, आप सबको नमस्कार और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी एक चर्चा बहुत चल पड़ रही है श्रीलंका के संबंध में या दूसरे देशों के संबंध में भी, एक क्रेडिट लाइन भारत की सरकार उनको देती है, या हमें भी कभी कभी लोग मैसेज भेज देते हैं कि साहब हम क्रेडिट लाइन पे आपको चीजें देंगे। जी, ये क्रेडिट लाइन क्रेडिट से किस तरह से अलग होता है और इसका इंटरेस्ट भी किस तरह से कैलकुलेट होता है? क्योंकि यदि क्रेडिट है तो किसी न किसी तरह से उधार तो है ही है। जी, चलिए अभिजीत जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत लोगों के मन में है कि क्रेडिट और क्रेडिट लाइन में क्या फर्क होता है। देखिए, क्रेडिट लाइन होती है, 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पहला होता है कि आपको जब उधार लेने की या लोन देने की एक प्रक्रिया कुछ पीरियड के लिए एक्सटेंड की जाती है, कि मान लीजिए 6 महीने के अंदर आप $3 बिलियन का लोन ले सकते हैं या 1 साल के अंदर ले सकते हैं। और क्रेडिट लाइन का एक ये भी अर्थ होता है जब आप लोन को अलग अलग प्रकार से देना चाहते हैं। मैं उदाहरण एक कंपनी का लेता हूं, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी को एक टर्म लोन मिलता है, एक वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है, एक कुछ मशीनरी के लिए अलग से लोन मिल जाता है, तो इस पूरे को हम क्रेडिट लाइन बोल देते हैं जनरल टर्म में, कि कंपनी इतना विड्रॉ कर सकती है, और जितना उसका उस समय बैलेंस होता है, आपने ब्याज का भी पूछा है, जितना क्रेडिट लाइन में उन्होंने विड्रॉ किया होता है, मतलब जो क्रेडिट लाइन को यूसेज होती है, मान लीजिए $3 बिलियन भारत सरकार ने $3.8 बिलियन से ऊपर जा चुका है, तो मान लीजिए वो पूरा यूज हुआ है तो पूरे पे ब्याज लगेगा। अगर मान लीजिए $3.8 बिलियन की क्रेडिट लाइन है, उसमें से अभी 3 ही यूज किया है, तो वो 3 पे लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आगे से जब आप क्रेडिट लाइन सुनेंगे
तो उसके नीचे आप लाइन खींच के उसको समझ लेंगे। जी। Regular caller from Thane, Gurunath is on line with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी सर नमस्कार। नमस्कार। कुली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। जी सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो कंपनियों की जो प्रमोटर होते हैं जी सर, उनकी मतलब कंपनी में मतलब शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? क्योंकि उनका प्रोफाइल देखने के बाद कईयों का तो बहुत कम ही दिखता है, मतलब 15%। तो ऐसे में ये लोग अपने कंपनी का ग्रोथ करने में क्या एफर्ट ज्यादा लगाएंगे, और क्या ऐसे मतलब जो शेयर है जो एडॉप्ट करना चाहिए? थैंक यू सर। देखिए गुरुनाथ जी, जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो घटती बढ़ती रहती है। पहले तो आपको ही बताऊं, बल्कि आपको हैरानी होगी सुन के, मैं एक जानकारी देता हूं यहां, क्योंकि हम कंपनी के नाम नहीं लेते हैं। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जहां पर प्रोमोटर कोई भी नहीं है, पर फिर भी उनके शेयर्स, गुरुनाथ जी आपको हैरानी होगी, हम नाम नहीं लेते, मेरे मुंह में नाम आ रहा है पर मैं उसको मुंह में दबा के रखूंगा नियम का पालन करते हुए। तो कोई प्रोमोटर नहीं है उसका, वो उसको हम बोलते हैं गुरुनाथ जी डाइवर्सिफाइड कंपनीज। तो मैं आपको जो मैसेज ये देना चाह रहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर प्रोमोटर के पास बहुत सारी होल्डिंग है तो वो कंपनी जरूर ही अच्छा परफॉर्म कर रही हो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत कम हो वो खराब परफॉर्मेंस दे रही हो, ऐसा नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस, और जहां तक आपकी बात है वो कितनी शिद्दत से कंपनी को चलाते हैं, तो देखिए जितनी भी कंपनीज है उसको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलाता है। शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स जनरली ठीक है, वो आपको सीईओ दिख सकते हैं, जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, फैमिली प्रोमोटेड बिजनेस है, वो उसमें दिख सकते हैं आपको, पर ये जरूरी नहीं कि वो चला रहे हो। तो कंपनी का मेरे ख्याल परफॉर्मेंस, आप जो कंपनी के डेटा पॉइंट्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, मैं आपको सलाह ये दूंगा गुरुनाथ जी, आप बहुत जानकार श्रोता हैं और बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा आप कंपनी को कंपनी के फंडामेंटल्स से एनालाइज करें। उसका EBITDA कितना है, उसकी टॉप लाइन कितनी है, बॉटम लाइन कितनी है, कितनी डाइवर्सिफाइड है, सेक्टर कैसा है, प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है, वगैरह वगैरह। इस पे आप मार्केट, जी हाँ, ये माना जाता है कई दफे स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि जब प्रोमोटर शेयर खरीद रहे होते हैं तो उसकी प्राइस चढ़ने लगती है, ये मान के कि भाई शायद प्रोमोटर्स को लग रहा है कि आगे बढ़ेगा तो वो खरीद रहे हैं, तो उनको तो सबसे ज्यादा जानकारी होती है, ऐसा होता है। पर खाली इसको हम गुरुनाथ जी मापदंड नहीं ले सकते, मैंने आपको बहुत सारे पैमाने बता दिए, आप इसके आधार पर डिसीजन लीजिए। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कमल सवाल पूछना चाहते हैं। जी कमल जी, स्वागत कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं क्वेश्चन पूछने से पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी को कोई चीज सिंपल शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो इसका मतलब वो चीज आपको क्लियर नहीं है। और शरद सर हर चीज को इतना अच्छे और सिंपल टर्म्स में समझाते हैं, इसका मतलब उनके सारे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। सर मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि मैंने 2 साल पहले सर एक अपार्टमेंट लिया था जिसकी रजिस्टर्ड वैल्यू 1 करोड़ रुपए की थी और मैंने 6% रजिस्ट्री चार्ज पे किया जी। तो सर अब किसी कारणवश मैं उस फ्लैट को बेच रहा हूँ और जिसका मुझे 1 करोड़ 30 लाख रुपया मिल रहा है। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को कितने पैसे पे अपना टैक्स देना पड़ेगा? चलिए कमल जी, पहले तो आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बाल भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह थोड़े थोड़े उगने लगे हैं, तो काश मैं आपको फोटो भेज पाता है, पर बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आपने भी गूगल यू एंड आपने कहाँ मेरा कंपैरिजन किया, बहुत आभारी हूँ आपका मैं। आपने जो कैपिटल गेन का पूछा है तो कौन से ईयर में बताया था इन्होंने लिया था? देखिए मैं आपको रूल बनाता हूँ, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके तो नहीं बता सकते। जिस साल में आपने बेचा है और जिस साल में आपने लिया है, आप उन दोनों का डिफरेंस लगाएं। पहले आप जिस साल में लिया था उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होती है, आयकर में दी हुई है, हर वर्ष की अलग इंडेक्स होती है। बट कैन यू कैपिटलाइज द 6% टैक्स, द स्टैम्प ड्यूटी दैट ही पेड, कैन यू कैपिटलाइज? हाँ बिल्कुल, स्टैम्प ड्यूटी जो आपने दी है वो आपके परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा बनेगा, उसको आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से इन्फ्लेट करिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल का, मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे कब इन्होंने खरीदा था वो पूरी तरह से 3 साल से पहले हो तो शॉर्ट टर्म है। जी बिल्कुल, अगर 2 साल से पहले है 2 साल तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और अगर उससे 2 साल के अंदर है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करिए और कैलकुलेशन करके कमल जी फिर कोई डाउट हो तो हमें अगले हफ्ते जरूर बताइएगा। हसमुख डेडिया फ्रॉम मुंबई इज ऑनलाइन विद अस। हसमुख जी, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग अपना मार्केट मंत्रा और कोहली सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि आरबीआई ने अपनी जो पॉलिसी है वो प्रीपोन की हुई है,
जी, तो उसका मतलब क्या समझना है, उसकी इफेक्ट मार्केट पे क्या रहेगी और नया इंटरेस्ट क्या रहेगा? कुछ जानने की बात है। हसमुख जी, आपने क्या कहा? आरबीआई ने पॉलिसी क्या की हुई है? प्रीपोन किया है 5 अगस्त को। अच्छा, हाँ, वो 3 से 5 प्रीपोन नहीं, पोस्टपोन किया है सर। 2 से 4 की जगह 3 से 5 किया। अच्छा, वो देखिए हसमुख जी, जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति होती है, हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था एक बहुत अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रही है, थोड़ी विकट भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने आके इंटरवीन किया, आपने देखा होगा। और आरबीआई ने जब पॉलिसी नहीं भी थी तब भी अनाउंसमेंट किया था, आपको याद होगा पीछे जब उन्होंने रेपो रेट में चेंज किया। तो ये क्योंकि आर्थिक परिस्थिति पर, देश की परिस्थिति पर, देश की मॉनेटरी पॉलिसी पे कब निर्णय लेना है, ये आर्थिक परिस्थिति पे इसका निर्णय, कि महंगाई की दर कितनी है, बैंकों का हाल क्या है, बहुत सारे पैमाने होते हैं जिसको आरबीआई मॉनिटर करता है हसमुख जी। तो ये समय समय पर इसका रिव्यू होता रहता है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि 2 महीने में करनी है या 3 महीने में। इसकी जरूरत के हिसाब से इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसा निर्णय लेती है, उस हिसाब से इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। जी, आरबीआई की बात हो रही है तो रिजर्व बैंक से जुड़ी एक खबर आपको बता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन बैंकों से राशि निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें महाराष्ट्र में साई बाबा जनता सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल के सूरी में द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में बिजनौर का यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बहराइच का नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं। जमाकर्ता साई बाबा जनता सहकारी बैंक से 20,000 रुपए, सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक से 50,000 और नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से 10,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों के धन की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। रिजर्व बैंक के ये निर्देश 6 महीने तक लागू रहेंगे। बैंक ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लेना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेंगे। If you look at the U.S. markets in the week gone by, the U.S. markets closed yesterday with the Dow Jones Industrial Average down 137 points or 0.5% to end at 31,899. The S&P 500 fell 37 points or 0.9% to 3,961. And the Nasdaq Composite lost 225 points or 1.8% to 11,834. Shankar from Bhopal is online with us. Shankar, welcome to Market Mantra. Please put your question. Good afternoon, sir. Good afternoon. आईटी सेक्टर के बारे में मुझे आपसे पूछना है सर। ये सेक्टर काफी करेक्शन में आ गया है और बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये करेक्शन में आया है, या इसमें करेक्शन आया है एफआईआई की सेलिंग की वजह से, या और कोई कारण है? बिकॉज ऑफ दिस इट वाज अंडर प्रेशर, पर मेरा ज्यादा फंड नहीं गिरा, पर अब क्या इसमें लगाने का सही टाइम आ गया आईटी फंड या आईटी सेक्टर के शेयर में? और दूसरा सवाल, अगर आपकी कोई साइट हो जिसमें हमें टैक्स भरने में आसानी हो जाए, तो या किसी और कोई साइट हो जिसमें हमें आसानी से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम टैक्स रिटर्न भर सकें आसानी से, सीए वगैरह के पास ना जाना पड़े, उनका टाइम वैसा ही नहीं है सर इसके। शंकर जी, पहले आपके पहले सवाल का जवाब, देखिए आईटी सेक्टर में जो गिरावट आई है, कोविड के दौरान आपने नोट किया होगा, जो 1.5-2 साल रहा उसमें आईटी सेक्टर बहुत बूम किया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम और लोगों ने, कंपनियों ने सबका सब डिजिटल पे चले गए थे। आप और हम, कुछ चीजें तो हमेशा के लिए हो गई हैं, ये जो वीडियो कॉल्स वगैरह आपने देखा होगा, तो इसलिए आईटी सेक्टर की बहुत मांग आई और उसमें एकदम डिमांड आया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं खुली और वापस फिजिकल वर्क पर आई, तो उससे थोड़ा सा आईटी सेक्टर में करेक्शन दिखा है। कुछ ओवर वैल्यूएशन भी थी, कुछ एफआईआईज ने, आप ठीक कह रहे हैं, पैसा निकाला है, कुछ वो भी कारण है, रशिया यूक्रेन भी कारण है, कई कारण है इसके। तो मुझे लग रहा है अगर आप लंबी अवधि के लिए शंकर जी लगाएं तो आईटी सेक्टर आपको बहुत बेनिफिट देगा, पर उसमें मैं आपको एक अवधि दूंगा, 3 से 5 साल आप लगा के और इसको रखें। आजकल करेक्शन है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, तो आपको मिल रहा है तो आप उसको लेके रखें, बहुत आपको अट्रैक्टिव मिलेगा। दूसरा, आपने वेबसाइट का पूछा, तो जो सरकार का पोर्टल है इनकम टैक्स, वो स्वयं ही बहुत फ्रेंडली, आप उस पर ट्राई करें। और बहुत सारे ये आजकल ये जो स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने भी शुरू कर रखा है, कुछ ना कुछ आपको जरूर उसमें अवश्य मिल जाएगा। आप थोड़ा इस पे समय लगाएं, आपका काम बनेगा। जी, मुंबई से पंकज जी फोन लाइन पर बहुत देर से अपना सवाल, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पंकज जी क्षमा चाहेंगे, समय की बहुत कमी है, आज कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना होगा। अगले कार्यक्रम में आप अपना फोन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। शरद कोहली जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतने अच्छे से आपने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Sharad. Like our listeners, we are also fans of the way you handle the questions. It's my pleasure. It's my privilege. Thank you so much. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. The domestic equity benchmarks ended the week with strong gains. Sensex closed the
above the 56,000 mark. Nifty settled above the 16,700 level on the last trading day of the week. And the Reserve Bank of India has imposed restrictions, including on withdrawals, on 4 cooperative banks. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.